अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। रमज़ान का तकरीबन बीच आ चुका है। उम्मीद है कि हम सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अगर हम में से अब भी कोई ऐसा है कि जिसने रमज़ान का हक़ अदा नहीं किया, जिस तरह हमें इबादत करनी चाहिए थी, वो अभी शुरू नहीं की, सुस्ती कर रहे हैं, तो अभी भी वक़्त है हमारे पास, अभी भी 15 रोज़े बाकी हैं। वैसे ही अशराए मग़फ़िरत चल रहा है, अल्लाह ताला से माँगे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत को कबूल कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है वो इस अशरे में खूब जो है वो मग़फ़िरत कर रहे हैं, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और आज से ही इरादा कर लें कि अब जो बाकी रोज़े रह गए हैं उसको अच्छा गुज़ारना है इबादत में, और रूहानी सेहत का भी ख़्याल रखना है, खूब इबादत करनी है। तो हम आज बात करेंगे रोज़ा रखने का 15वां फ़ायदा। रोज़ा रखने का जो 15वां फ़ायदा है वो ये है कि आपकी आर्टरीज़ में कैल्सिफ़िकेशन कम होती है। अब कैल्सिफ़िकेशन क्या है और उसका क्या नुकसान है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हार्ट अटैक होता है या स्ट्रोक वगैरह होते हैं, वो सिर्फ़ जो है वो फैट जमा हो जाती है आर्टरीज़ में और एकदम दिल काम करना बंद कर देता है। तो इसको मज़ीद समझने की ज़रूरत है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो 2 तरह का है। एक है एलडीएल, जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल कह लें, जो कि कम होना चाहिए, और एक है एचडीएल, जिसको कि आप अच्छा कह लें और वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जब हमारी खाने की आदत अच्छी नहीं होती, तो होता क्या है कि हमारे जिस्म में इनका बैलेंस ख़राब हो जाता है और एलडीएल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो आर्टरीज़ में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है। अब वो डिपॉज़िट होने के लिए उसका जो क्लॉग बनाने को सख्त बनना चाहिए, उसके लिए उसको कैल्शियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह कई दफ़ा हम जब कुछ दीवार वगैरह कुछ बना रहे होते हैं, तो सीमेंट के अलावा उसमें रेत भी डालते हैं, ताकि फिर वो जब बने तो बहुत हार्ड जो है वो दीवार बने। इसी तरह जब एलडीएल आपकी आर्टरीज़ में जमा हो जाती है, तो उसको मज़ीद सख्त करने के लिए जो लम्प्स बनते हैं, वो कैल्सिफ़िकेशन करना शुरू कर देती है और बॉडी से कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देती है, और कैल्शियम उसके साथ मिलकर बहुत ही हार्ड जो है वो क्लॉक वगैरह बना लेते हैं। उसकी वजह से वो फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। अब कैल्सिफ़िकेशन कम कैसे की जाए? अब इसका ये मतलब नहीं है कि लोग ऐसी चीज़ें खाना छोड़ छोड़ दें कि जिसमें कैल्शियम है, जैसे दूध है, नहीं। आपको ओवरऑल अपना लाइफ़स्टाइल बदलना होगा, क्योंकि कैल्सिफ़िकेशन इसलिए हो रही है कि अब वहाँ पर एलडीएल ज़्यादा है। अब एलडीएल ज़्यादा है तो उससे डिपॉज़िट होने के लिए कैल्शियम को अट्रैक्ट किए। तो अगर एलडीएल ही ना हो या कम हो, यानी उस जगह पर आर्टरीज़ में अगर एलडीएल कम हो, तो ज़ाहिर है कैल्सिफ़िकेशन भी कम हो जाएगी। तो एलडीएल कैसे कम होगा? अब होता ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, तो इंसुलिन लेवल हमारा नीचे चला जाता है। जब इंसुलिन लेवल नीचे चला जाता है, तो बॉडी की जो फैट है, वो फ्यूल के तौर पे यूज़ होना शुरू हो जाती है, और बॉडी की फैट में जो बॉडी में जो एलडीएल लेवल है, वो नीचे जाना शुरू हो जाता है, और 1 महीने में अगर इस तरह हम करें कि हर दिन हम बॉडी को 6-7 घंटे ऐसे दें जिसमें बॉडी फैट को यूज़ कर रही है एनर्जी के लिए। और वो कब यूज़ करती है कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं, 5-6 घंटे तक कुछ ना खाएँ, तो कार्बोहाइड्रेट यूज़ हो जाता है और बॉडी जो है फिर फैट यूज़ करना शुरू। जब बॉडी फैट यूज़ करना शुरू करती है, तो खुद ब खुद जो है वो एलडीएल लेवल नीचे जाता है। जब एलडीएल लेवल नीचे जाता है, तो ज़ाहिर है उसकी डिपोज़िशन भी नहीं होती है और फिर कैल्सिफ़िकेशन भी नहीं होता। अब मसला ये है कि जो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, लोग ये समझते हैं कि एलडीएल लेवल या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हाई हो रहा है, वो सिर्फ़ ऑयल खाने से, घी खाने से, मक्खन खाने से हो रहा है। ये बात सच हो सकती है, लेकिन 100% हकीकत नहीं है। क्यों? क्योंकि होता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को साफ लफ्ज़ों में कह लें शुगर, और क्योंकि जो और लोग ये समझते हैं कि शुगर जो है वो सिर्फ़ शुगर के अंदर ही मौजूद है, चीनी के अंदर या मिठाई के अंदर, नहीं। हम जो रोटियाँ खाते हैं, उसमें भी शुगर है, यानी कार्बोहाइड्रेट है जो कि शुगर बन जाती है। हम जो चावल खाते हैं, उसमें भी शुगर है। हम जो पास्ता खाते हैं, उसमें भी है। जो लज़ानिया खाते हैं, उसमें भी है। जो मिठाई कहते हैं, उसमें तो है ही है। जो चीज़ भी मीठी है, उसमें तो शुगर है, लेकिन जो चीज़ें मीठी नहीं है, जैसे रोटी, चावल, पास्ता वगैरह, उनमें भी अ, शुगर मौजूद है। तो जब हम बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, यानी सब्ज़ी को हाथ ही नहीं लगाते, बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं या बहुत ज़्यादा पास्ता खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट या शुगर बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब उसमें से अगर आपके जिस्म को 2000 या 2500 किलो कैलोरीज़ चाहिए, वो तो यूज़ हो जाती है। जो बाकी शुगर है, वो कहाँ जाती है? वो थोड़ी बहुत जिस्म में स्टोर होके बाकी सारी वो बॉडी की फैट बन जाती है। आप देख रहे हैं कि बॉडी फैट शुगर से बन रही है, फैट से नहीं बन रही। तो अगर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शुगर ज़्यादा है,
और आप उसको यूज़ कम कर रहे हैं, लेकिन तो फिर क्या होगा कि आपकी इज़ाफ़ी जो शुगर है वो चाहे रोटी से आई हो, चाहे चावल से आई हो, जो इज़ाफ़ी है, जो आपको एनर्जी देने नहीं यूज़ हुई, वो आपकी बॉडी की फैट बन जाएगी। अब फैट कहाँ डिपॉज़िट होगा? वो आपके जिगर पे भी होगा, वो आपके दिल के इर्द-गिर्द भी होगा, वो आपकी पूरी बॉडी में होगा। तो इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल या बॉडी फैट को कैसे कम किया जाए? इसके लिए ज़रूरत है बैलेंस की। हमें शुगर या शुगर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो कम खानी होंगी। बिल्कुल ख़त्म नहीं, आप फ्रूट खाएँ, 2 1-2 मैक्सिमम 3 फ्रूट खा लें 1 दिन में। सब्जियाँ खूब खाएँ, जितनी मर्ज़ी खाएँ, जो हरी सब्ज़ी हैं। रोटी, चावल और पास्ता इसको कम करें। आप यानी अगर 3 या 4 खाने के आदी हैं तो 1 या 2 कर दें। इसी तरह चावल अगर आप बड़ी प्लेट खाने के आदी हैं तो आधी कर दें या उससे कम कर दें, तो बाकी हिस्से में क्या करें? भूख तो है, बाकी हिस्से में सलाद डालें, सब्जियाँ डालें। तो उससे होगा क्या कि जो आपने थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट ली है, वो आप जो चल फिर रहे हैं और आपका जिस्म काम कर रहा है, वो इस्तेमाल हो जाएगी और चूँकि इज़ाफ़ी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इज़ाफ़ी शुगर नहीं है, तो आपकी फिर इज़ाफ़ी चर्बी भी नहीं बनेगी। इसके अलावा इसका ये मतलब नहीं है कि आप घी, मक्खन जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें। आप हेल्दी जो है वो अच्छी क्वालिटी का घी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत मक्खन खाएँ, लेकिन जो तेल है, ख़ास तौर पे बाहर के तेल में तली हुई चीज़ें ज़हर हैं। सिंपल वर्ड, वो थोड़ा-सा स्लो आपको मारेंगी, लेकिन है वो ज़हर। तो बाहर की जितनी भी चीज़ तली हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना खाएँ। जो घर में तल रहे हैं वो भी तेल को ऐसा नहीं कि आप महीना-महीने की तेल यूज़ कर रहे हैं, तेल को रिप्लेस करते रहें और अच्छा तेल इस्तेमाल करें। अच्छी क्वालिटी का तेल इस्तेमाल करें क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके दिल से भी है। तो रोज़े की हालत में हम अगर हम सुबह कम खाएँ, शाम को भी कम खाएँ, इसके अलावा तली हुई चीज़ें ना खाएँ, शुगर ना खाएँ और पानी खूब पिएँ, तो आप बेशक टेस्ट करवा के देख लें, आपका रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद एलडीएल लेवल लो होगा। जब आपका एलडीएल लेवल लो होगा कोलेस्ट्रॉल, तो आप में कैल्सिफ़िकेशन भी कम होनी चाहिए। लेकिन शर्त वही है कि अगर आपने सेहतमंद ना खाया, सुबह भी खूब जो है वो पराठे और इतना सारा मक्खन दही लगा के सॉरी घी लगा के खाया, शाम को पकौड़े भी चल रहे हैं, समोसे भी, बाहर से भी, घर में भी और शुगर जो है वो हर चीज़ में डल रही है, तो माज़रत लेकिन ये फ़ायदे हासिल नहीं हो सकते, शायद आपका एलडीएल बढ़ जाए। तो अगर फ़ायदे हासिल करने हैं तो सहरी में एक तो कम खाएँ, पानी खूब पिएँ, कम खाएँ और थोड़ा-सा मक्खन, घी लगाएँ, रोटी खाएँ, अंडा खाएँ और इसके अलावा पानी पिएँ, इलेक्ट्रोलाइट वाला जिस तरह मैंने आपको इस्तक़बाल रमज़ान की वीडियो में बताया था। और शाम को खूब फ्रूट खाएँ और चने खाएँ, थोड़े बहुत पकौड़े और समोसे घर के बने हुए खाएँ। लेकिन बाहर की तली हुई चीज़ें ना खाएँ और शरबत बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पानी पिएँ। तरावी पढ़ें, लाज़मी पढ़ें क्योंकि उससे आपकी एक्सरसाइज़ भी होती है और तरावी के बाद सिर्फ़ पानी पी के सो जाएँ। आप देखेंगे कि आपके दिल की सेहत इम्प्रूव होगी। अगर आप किसी किस्म की भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपने दवाइयाँ कभी भी मत छोड़ें क्योंकि ये वीडियोज़ जितनी भी है ये एजुकेशनल है, इसका मकसद इलाज करना नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और अपनी दवाइयाँ मत छोड़ें, अपनी जो भी दवाइयाँ वो लेते रहें, लेकिन साथ रोज़े को समझ कर करें, तो इंशाल्लाह आपको जिस्मानी फ़वाइद भी हासिल होंगे और रूहानी फ़वाइद भी हासिल होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।